वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले जनाब मोहतरम डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे और वो एक नई गुफ्तगू है जो आज तक किसी एटमी साइंसदान ने इस तरह से गुफ्तगू नहीं की है। हम बल तरीके से हम जिस अंदाज से हम उनको लेके गुफ्तगू को लेके चल रहे हैं वो अजीब तरह से हमने शुरू किया और अजीब तरह से वो गुफ्तगू बातें निकलती चली जा रही हैं। जी हुज़ूर आला फरमाएँ। बस वो उस तजर्बे की वजह से फिर जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने प्लांट लगाई यूरेनियम की गैस बनाने की, तो वो कहीं बाहर से ख़रीदी और उसमें कुछ कमीशनिंग के वक्त प्रॉब्लम्स हो गए। तो अब वो जो जिन लोगों ने उसको इंस्टॉल किया था वो भाग गए और अब मुनीर अहमद ख़ान साहब ने कहा कि अब मैं कोई अपने साइंटिस्ट पे रिलाई करता हूँ, एक टीम बनाता हूँ कि जो इसको प्लांट को रिकवर कर सकें, इसको ठीक कर सकें, इसको चला सकें। वो टीम में 2-3 लोग थे, उसमें मुझे आप भी थे क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम का मैं बड़ा शौकीन भी था और मैंने बहुत किया भी हुआ था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप भी देखें उसको। आपका जब वो मैंने पढ़ा तो बार बार आपका जिक्र है, कई कमीशनों में आपका जिक्र है, कई कमेटियों में जिक्र है। जी हाँ। तो वो जाके उस प्लांट पे मैंने 1 साल काम किया और रोज़े थे और गर्मियाँ थी और 1978-79 की बात है ये। 1 साल काम किया और पहला जो 1 टन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस का कंटेनर है वो पहले जब प्लांट से निकला तो उस ज़माने में किसी का भी कहुटेज में जाना एक बहुत ही नामुमकिन बात थी, इम्पॉसिबल बात थी। लेकिन मुझे ये ऑनर दिया गया कि क्योंकि ये तुमने बहुत बड़ा काम किया है, आपने और भी कोलीग्स ऑफ कोर्स थे, लेकिन मेजर काम आपने ये किया है, तो आप ये जाकर कंटेनर अब तुम जाकर डिलीवर करो। तो वो फिर एक ट्रक में रखा कंटेनर, मैं साथ कार में गया और वो वहाँ जाके उनको डिलीवर किया पहला टन जो था। उसके बाद चल फिर तो चलता रहा। और वो मुझे खुशी ये बात की है कि उस प्लांट में जो पार्ट्स उसके बहुत बड़े बड़े मेजर पार्ट्स थे, वो रिएक्टर्स थे, वो जो मैंने बनवा के लगाए थे, प्रिंसटन की वर्कशॉप में मैंने डिज़ाइन करके बनवाए थे और वहाँ जाके इंस्टॉल किए थे। आज तक वो चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कोटा था खाली हो गया, हमारा कहीं और चले गए सारे सिस्टम। क्या ख़त्म हो गया? 40 साल से वो भी चल रहे हैं। डेरा गाजी खान में वो हमारी प्लांट है। हाँ, वो भी चल रहे हैं, अभी चल रही है। यूँ कहें डेरा गाजी खान वाली बात, वहाँ से गैस। अच्छा जी, आप बात को हम यहाँ रोकेंगे। एक तो ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आज तक हमें नहीं समझ में आई। चागी में आपने 5 एटमी धमाके किए और आपने खारान में 1 किया, वो क्यों किया? हमारी टेस्ट साइट खारान में भी थी और चागी में भी टनल्स थी। ये आपने जिस वक्त या 84 में जब इत्तला मिल गई उसी वक्त आपने ज़ियाउल हक साहब ने ये टनल बना दी थी। उस पर काम हमारे कुछ लोगों ने बहुत साल 8-10-12 साल काम किया और बहुत मेहनत का काम था। जिस वक्त आप अंदर जाते हैं, मैं आपसे बहुत बच्चे का सवाल करूँगा, बुरा न मानिएगा। जब आप इतनी गहराई में जाते हैं तो वहाँ ठंड होती है या गर्म होती है? नहीं, जो चागी में टनल्स थी वो हॉरिजॉन्टल टनल्स थी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल। एक पहाड़ था बहुत ऊंचा और आप बेस पे एंटर होते थे, उस पहाड़ के बेस में एंटर होकर सीधे जाते थे। हॉरिजॉन्टल टनल्स थी और लेकिन उसमें बल पे हमने डाले हुए थे खुद जान के, ताकि वो सील हो जाए टनल्स। अच्छा। लेकिन जो खरान वाली थी वो एक 400 फुट गहरा कुआं था। अच्छा, तो उसमें जब जाते हैं तो गर्मी लगती है, सर्दी लगती है? कुएं में की बात कर रहे हैं, टनल की बात? टनल में जो आप टनल तो कुआं ही था ना? नहीं, टनल तो सीधी होती है ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ऐसे बिल्कुल, लेकिन जो कुआं था वो तो ऐसे वर्टिकल वेल था, गहरा। हाँ, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना कि जब आप गहराई में जाते हैं। हाँ, वहाँ तो कुएं की दीवारों से पानी ऊपर गिरता था और एक बाल्टी में हम खड़े हो जाते थे, वो ऊपर से पुली से वो रस्सी से लटकाते थे हम नीचे, और वो घूमती भी थी, स्पिन भी करती। अच्छा, ये भी नई बात मालूम हुई कि आपने प्लेटफॉर्म जो बनाया वो हॉरिजॉन्टल बनाया? हाँ, वो चागी का जो सारी वो तो हॉरिजॉन्टल टनल थी, बहुत बड़ी टनल। फिर आपने एक दफ़ा ये मुझे कहा कि चागी का जो पहाड़ है वो अभी भी एटमी धमाके के करने की सलाहियत रखता है, उसमें कहीं जा सकते हैं। बहुत अच्छा पत्थर उसको सिलेक्ट जब किया था, सिलेक्शन उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। हमारे वो कैसे हुआ? जियोलॉजिस्ट थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और दूसरे और लोग थे, उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन में वो जियोलॉजिस्ट जो आपके पास एक दफ़ा हम आपके ऑफिस में मिले थे, उनमें से कोई था उसमें? वो भी थे, उनके उस्ताद थे। उनके उस्ताद थे। हाँ। तो वो लोग थे और उन्होंने जाके बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में साइटों पे हेलीकॉप्टर में जाके साइट्स देखी, पहाड़ों के पत्थरों के सैंपल लिए, पत्थरों की स्ट्रेंथ मेजर की आके लेबॉर्ट्रीज में। एजाजुल हक के ससुर जो थे, एजाजुल हक जनरल ज़िया का जो बेटा जो है उसके जो ससुर थे, वो मेरे भी ताल्लुकात उनसे अच्छे रहे। जब वो सिंध के गवर्नर बने थे तो
उनकी कोई मदद आपको रही जो खुफिया रखने में या नहीं, क्या? इसमें मदद की बात नहीं होती। आपका एक डिपार्टमेंट है, आप अपना काम कर आपका एक अपना कल्चर है। मैं जाता हूँ आगे तो मेरी वाइफ को नहीं पता होता कि कहाँ गया, मैं कहा मैं कराची जा रहा हूँ किसी काम से, बस। अच्छा, ये होता है, आप चागरी में जा रहे हो? हमारा अपने एक कल्चर होता है कि काम हमने करना है। मैंने फ़ोन किया अपने किसी दोस्त को, उसको मैंने कुछ और कह दिया, उसने कोई समझ ली इसलिए बात, लेकिन मैंने कुछ और कह दिया, सुनने वाले ने कुछ और सुन लिया। अच्छा, बस ठीक हो गया, मजा। हमारा अपना कल्चर होता है। अच्छा, अपना कल्चर, अपना सिस्टम है जी आपका। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ जाइए, अब हम कितने प्रिपेयर हैं इंडिया के मामले में? अगर फ्रस्ट्रेशन की हालत फ्रस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ करता है तो हाउ प्रिपेयर्ड वी आर? इंडिया जी पहला काम तो ये करेगा कि कन्वेंशनल आपको प्रोब करेगा। कर रहा है वो तो बस कर भी रहा है, वो तो खैर 40 साल से कर रहा है, लेकिन अब हो सकता है जैसे बालाकोट में आके बॉम्बिंग कर दी है ना, तो वो एक नॉर्मल सी की लेवल होती है, वो लेवल उन्होंने नॉर्मल सी के ऊपर उठा दिया नॉर्मल लेवल। तो उस लेवल से में उन्होंने बालाकोट में एक एडवेंचर करके देख लिया, जिससे उनकी सुबकी भी हुई बहुत, उनका जहाज़ गिराया गया। सब वहाँ पर सुबकी महसूस नहीं कर रहे, वो तो गोबल जो हिटलर का जो था आदमी, उसके नज़रिए पे काम कर रहे हैं। वहाँ तो एक हाइप क्रिएट कर रखी है कि पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, वो ठीक है, उनकी जो हाइप क्रिएट की है वो मीडिया के थ्रू की हुई है ना। तो यहाँ पे भी हमारा मीडिया जो है उसने भी पाकिस्तान की भी हाइप क्रिएट की हुई है। हाँ, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है, देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, चीज़ जो मैटर करती है वो ये होती है कि किसकी बैकबोन ज़्यादा मजबूत है। आपके पास मुल्क जो है उसकी बैकबोन ऐसी नहीं है कि यहाँ पे वन नाइट ऑफ शॉक एंड ऑ हो तो सुबह को मलिया मेट हो जाए रात का। मुझे एक बात बताइए, देखिए जो आदमी इतना पागल हो, जो ये कहे कि 26 की तारीख को हमने इसलिए हमला किया क्योंकि बादल थे, मोदी साहब फरमा रहे हैं, तो अब उसको ये नहीं मालूम और ये नहीं मालूम और ये बताने वाला कोई नहीं कि भाई बादल क्या करेगा उसको, तो बादलों के ऊपर उड़ता है जहाज़। तो अब ये जो मिस एडवेंचर जो कर सकता है, मैं उसकी बात कर, वो मिस एडवेंचर जो कर सकता है, मैंने जैसे बताया ना शुरू से कि पाकिस्तान के जो क्रिएटर्स थे उनकी शुरू में जो फ़िलासफ़ी थी वो ये थी कि आपने अपने आप को उनसे ज़्यादा मजबूत बनाना है, तब आप यहाँ इज़्ज़त से रह सकते हैं। ठीक है, इनका इलाज ये है कि ये इतनी सी बात करें तो इनका मुंह तोड़ें आप। हाँ, तो अभी तोड़ नहीं रहे हैं, ये मुझे दुख ये है कि मुझे वो तोड़ने वाला यानी कोई हाथ नज़र नहीं आता। नहीं देखिए, आप जो बात पब्लिक तो यही चाहेगी ना कि अगर पब्लिक को भी तो हमारी पब्लिक को तो करना ना जो दुखी है। नहीं देखिए, बात सुनिए, पब्लिक से ये होता है, एक उन्होंने जहाज़ भेजा, अब आप अगर पूरी एयरफोर्स को कहें कि अटैक कर दो, पूरा इंडिया के हर शहर को बम्बार्ड कर दो, तो ये पब्लिक तो यही चाहेगी। जोश का तकाजा ये होता है ना, लेकिन अकल का तकाजा ये होता है कि आप बड़ी मेजर्ड क्वांटिटी में उसका जवाब देते हैं, और अगर वो उससे पीछे हट जाएँ तो ठीक है, अगर नहीं हटते तो फिर एज द कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्स। खैर वो जो जवाब उन्होंने दिया, लेकिन मैं एक सोच रहा था ये आपसे ये पूछ लूँ ये बात भी कि हमें तो करंट अफेयर के हम हैं और जियो पॉलिटिक्स को हम थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारा ये ख्याल था कि अगर अभिनंदन को हम 3 रोज़ रोक लेते तो मोदी हार जाता। तो उसका काउंटर जवाब ये आता है कि मोदी का इंडिया में रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जवाब ये आता है कि अगर कोई मिस एडवेंचर ना हो तो हमारे फ़ायदे में है, क्योंकि इंडिया टूट रहा है। तो अब आप फरमाएं, ये रिस्क है ना। देखिए, पाकिस्तान को इंडिया नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्टीमेट कॉन्टेक्स्ट जब अगर आ जाती है कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की, पहली बात तो कन्वेंशनल वॉर में भी अब हम बहुत रोबस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, आपके वेपन्स बड़े एडवांस्ड हैं। एक दफ़ा कह दीजिए दोबारा कि हम बहुत रोबस्ट हो चुके हैं। चलिए, रोबस्ट तो एक ग्लोबल टर्म है ना। हाँ। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि आपके वेपन्स जो नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है ना, उसमें भी जो वेपन्स यूज़ करते हैं आप, वो आपके बैटल टैंक्स फॉर एग्जांपल, इतना ज़्यादा वो उसमें हमने चीज़ें बना के लगाई, हमें पता है ना, सोफिस्टिकेटेड है। हाँ, इतना सोफिस्टिकेटेड है कि विदाउट लुकिंग आउटसाइड जो अंदर चला रहा है बंदा, उसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर पूरे सब कॉन्टिनेंट का हाई रेजोल्यूशन नक्शा है। और अच्छा, वो तो जैमिंग तो हो सकती है ना साहब। पता है नहीं, अंदर लगा हुआ है ना, बाहर से थोड़े कुछ आ रहा है। उसे पता है कि मैं जो जा रहा हूँ आगे, मेरे आगे कोई नदी है, कोई पुल है, कोई नाला है, कोई गाँव है, कोई क्या है, और उसके अंदर
एक रेडार लगा हुआ है जो देख रहा है अगर इंडिया के कोई या एनिमी कोई एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है तो वो कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है ऑटोमेटिकली उस पर टारगेट करके लॉक इन करके और उसको नॉकआउट करता है। जैसे आपने इसमें किया 27 को किया। हाँ, वो उसको नॉकआउट करता। मैं ये एक टैंक की बात कर रहा हूँ आपके, ये तो टैंक तो बहुत ही छोटा है, वो तो बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ अल खालिद की आपको, ठीक है। तो ये हमारी सोफिस्टिकेशन हर वेपन सिस्टम में आ गई है, हमारे एयरक्राफ्ट में आ गई है, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सोफिस्टिकेशन आ गई है जितनी ज़्यादा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और आपके पास जो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जो मिसाइल्स बनाते हैं, जो सब कुछ बनाते हैं, ये नेस्कॉम आपका, इनकी कैपेबिलिटी जी, इनकी कैपेबिलिटी हैज़ गॉन इनटू लॉट्स ऑफ वेपन्स ऑफ पाकिस्तान कन्वेंशनल फोर्सेस। डज वर्ल्ड नोज इट? जी, क्या दुनिया को पता है? ये तो कहते हैं ना जिसका जो हाथ डालता है उसे पता लगता है ना फिर। बट दे आर ऑल वेल ट्रस्टेड एंड ट्राइड आउट थिंग्स। जो आपका टैक्टिकल वेपन है वो तो वो भी तो इसी तरह से बनाया गया है ना कि जब उन्होंने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बनाई 2008। हाँ, तो आपने उसको जवाब दे दिया कि और 40-50 डिवीजन आर्मर डिवीजन खड़ी कर दी 70-80 बिलियन डॉलर खर्च करके। तो उस वक्त हम क्या करते, उसका जवाब था ना नसर बिल्कुल। तो नसर के हमने टेस्ट फायरिंग तो करनी थी। हाँ। जैसे टेस्ट फायरिंग की सैटेलाइट से पिक हो गया। हाँ। तो दुनिया ने कहा ये क्या चीज़ बन गई, इतना सा एटम हम। हाँ। एक मल्टी बैरल लॉन्चर के बीच में मिसाइल के अंदर लगा हुआ है वॉरहेड में, और उसका गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम इतना सा, ये चीज़ बना। अच्छा, एक और बात भी की थी, मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ आपसे। आपने ये कहा कि जब वो हमारा गौरी या हमारा शाहीन जिस वक्त गिरेगा, जिस वक्त जिस जगह पर भी आएगा, जब वो क्योंकि उड़ता है ऊपर और फिर नीचे उतरता है, तो इनका कोई निज़ाम उसको रोक नहीं सकता है। क्या ये अभी भी आप ट्रू कहते हैं इसको S-400 के बाद? देखिए, S-400 का तो कोई मतलब ही नहीं है बिटवीन इंडो पाकिस्तान अफेयर्स। कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हो ना, S-400 का कोई वजूद ही नहीं है, कोई रेलेवेंस ही नहीं है। क्यों सर? S-400 को पहले रडार पे ट्रैक करना है इनकमिंग मिसाइल को फॉर सम टाइम, उसके बाद उसके कंप्यूटर्स ने ट्रेजेक्ट्री प्लान करनी है अपनी मिसाइल की, और जो इंटरसेप्ट करेगी फिर उसको इंटरसेप्टर को लॉन्च करना है। तो भाई तो ऑटोमेटिक होगा ना सारा काम? तो ऑटोमेटिक तो होगा, बट लेकिन वो आपकी ट्रेजेक्ट्री कैसे प्लॉट करता है? आप फ्लाइट में हैं तो आपको रेडार को देखेगा तो ट्रेजेक्ट्री प्लॉट करेगा और फिर कहेगा कि हाँ अच्छा अब अगले इतने सेकंड में इसने यहाँ होना है, उससे अगले इतने सेकंड में यहाँ होना है, तभी होगा ना। हाँ, ये ठीक है। तो इस ऑल दिस थिंग टेक्स अबाउट 30 to 40 मिनट्स। आपका तो सारी जो मिसाइल्स हैं यहाँ से लेके अंडमान आइलैंड्स तक शाहीन 3 जो है वो 15 मिनट में पहुँच जाती है। नहीं, मैं वो ही बात आपसे कह रहा हूँ। आपने वो मुझे जो जिसने पुरजोश किया था वो ये जुमला था आपका कि इनके पास टाइम नहीं होगा जब हमारा मिसाइल गिरेगा। ये नहीं, वो ये ट्रैकिंग का वो कह रहा हूँ ना, ट्रैकिंग का और इसको इंटरसेप्शन की वो सारा कुछ करने का लिए 25-30 मिनट चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में। यू आर हिटिंग ईच अदर। तो सेम केस इज विद अस आल्सो एट अ पॉइंट ब्लैंक रेंज पे आप उसको हिट कर रहे हैं। हमारे साथ भी तो ये हो सकता है, जब उनका मिसाइल आएगा तो हम उसे कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। तो लेकिन वो करेंगे तो उनको पता होगा कि हम भी कर सकते हैं, और हम करेंगे तो उनको पता होगा वो भी कर सकते हैं। इसलिए अपने अपने घर बैठेंगे। तो मतलब हाँ, मतलब है कि ये हमारा एक डिटरेंस है, म्यूचुअल डिटरेंस होगा ना। फिर दिस इज व्हाट कम्स इन। अगर आपके पास आज ना हो वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, अगर आप एक ज़माने में था ना कि आपके वो सारा यूरेनियम जो था इसको डाइल्यूट करके एक तरफ कर दो, 1992 की बात है। हाँ। अगर आप ये करते ना तो इस वक्त वो आपके सर पे चढ़े होते हैं। बिल्कुल जी, ये तो सर पे जाए या बैठे होते लाहौर जिमखाना में। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अश्योर करती है पीस को। अच्छा जी, अब आप फरमाएं कि एक तो ये आपका क्या तजुर्बा कहता है कि ये जो है इंडिया और चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो इसको शर्मनाक शिकस्त हुई है, और अपने इलाके बहुत, यानी कोई 135 किलोमीटर कहता है घुसाए हैं, कोई 8 किलोमीटर कहता है, जो भी हो। गलवान वादी उन्होंने ले ली है, उन्होंने जो हार्ट स्प्रिंग ले लिया है, उन्होंने डैम चौक ले लिया है, और इन्होंने भिजवा दिए हैं लेह के अंदर जो अपाची हेलीकॉप्टर, चिनोक, टैंक, जेट फाइटर, सुखोई, और इस तरह से चीन ने भी कर लिया है। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर? 1962 की वॉर तो याद है हमें अच्छी तरह, याद है उनको, तो कूटा इन्होंने बहुत बुरा। उसमें इन्होंने टेरिटरी भी अपनी गंवाई थी और बेइज्जत भी हुए थे। तो अब ये इन्होंने जिस तरह होता है ना कि एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है कौमें बाज़ दफ़ा, तो फरेबी का शिकार, खुद फरेबी का शिकार, ओवर कॉन्फिडेंस में आके
मोदी साहब ने हमारे साथ भी फरवरी में तो कितना बेहूदी बात की यार, बेइज्जत कमाल कर रहे थे। अब चाइना से भी वही हरकत की, अब वहाँ से बेइज्जत हुए हैं। चाइना जैसी बड़ी पावर के साथ जो इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है इन माउंटेन वॉरफेयर, इन एवरीथिंग, वो उनका ये फिर उनके मुकाबला पास कहाँ कर क्वांटम सकते सैटेलाइट हैं? लगा दिया उन्होंने। ये वो छोड़े जी, ये बातें सारी सैटेलाइट चाइना के पास कितने सैटेलाइट्स हैं? बेताशा नहीं, वो उनके पास क्वांटम तो है ना, क्वांटम तो उन्हीं के पास है, अभी तो अमेरिका के पास भी क्वांटम नहीं आया। तो वो बात ये है कि चाइना के साथ ये अगर अब थोड़ा छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट करके इन्होंने इलाका गंवा लिया अपना, और ये अगर कॉन्फ्लिक्ट को एनहांस करेंगे तो और नुकसान उठाएंगे और एरिया छोड़ देंगे, गंवा लेंगे। तो इसलिए ये तो चीज़ इसको डेमोन्स्ट्रेट होकर प्रूव हो गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इतनी मिस कैलकुलेशन करेगा कि दोबारा कुछ हरकत करे और ज़्यादा मार खाए। और पुश बाय अमेरिका इफ नहीं, अमेरिका के साथ पुश बैक नहीं, अमेरिका ने इसको क्या पुश बैक करना है? अमेरिका ने देख लिया ये घोड़ा पिट गया उनका। ये घोड़ा काम का नहीं है। हाँ, ये पिट गया। ये हमने लिख दिया है कि ये तो पाकिस्तानी था जो सोवियत यूनियन से टकरा गया, हाँ। और किसी दुनिया में किसी मुल्क की ताकत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो ईमान की ताकत है, वो जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली पहाड़ों से भी टकरा जाते हैं। बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ पे एक फ़लसफ़ा ये है कि अगर शहीद अगर मर गए तो शहीद और जी गए तो गाजी, तो हमें तो हर तरह मर्तबा ही मिलना है। अच्छा जी, आप ये फरमाइए कि आप बच्चों के लिए जो कोई पैगाम हमें तमाम नाज़रीन कराम को, एक तो सेटिस्फेक्शन का जुमला जो आपका है कि वो हम उनको हमारी इक्विपमेंट अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल व करम से, उनकी अल्लाह की रहमत से उनसे सुपीरियर हैं, और फिर हमारे इक्विपमेंट जो हैं वो प्रिसिशन में भी कमाल महारत उन्हें रखते हैं। देखें, इसमें असेसमेंट जब होती है ना, तो सिंपल सी बात है कि आप इंटरनेशनल असेसमेंट कोट करें ना। जा अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो जेम्स डिफेंस जैन सबसे बड़ा जहाँ वो जनरल है, वाशिंगटन पोस्ट की एक डिफेंस टीम है बैठी हुई, एक एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स है। इन तीनों असेसमेंट्स को अगर आप सामने रखें, उन लोगों नेट पे अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, नंबर ऑफ वॉरर्स का ताल्लुक है, फिसाइन मटेरियल की प्रोडक्शन का ताल्लुक है, हाँ, पाकिस्तान ने बहुत अरसा पहले इंडिया को पीछे छोड़ दिया। आई डोंट वांट टू से इतने नंबर्स के हमारे उनसे इतने ज़्यादा इतने कम है, बहुत दुनिया कर रही है, करने दो, बहुत अरसा पहले इंडिया को पीछे छोड़ दिया उनके मुताबिक। मैं ये कोट कर रहा हूँ आपको, जो आप नहीं कह रहे। हाँ, जहाँ तक रह गया हमारा डिलीवरी सिस्टम्स, जिसमें हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं और हमारे मिसाइल्स भी हैं और हमारी सबमरीन्स भी हैं। अब तो हमारी सबमरीन भी आ गई, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। वहाँ जहाँ तक ये ताल्लुक है, ये इसकी भी असेसमेंट इन्हीं सोर्सेज से अगर आप देखेंगे, तो स्पेशली वाशिंगटन पोस्ट के डिफेंस और जेम्स डिफेंस से, तो वो आपके जो मिसाइल्स हैं, ठीक है आपने 3000 किलोमीटर की या 2750 किलोमीटर की टेस्टिंग की है शाहीन 3 की, ठीक है, वो आपने क्यों की कि आप की रिक्वायरमेंट ये थी। नहीं, आप अमेरिका को डराना नहीं चाहते कि भाई हम दुनिया में कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। आपका अंडमान आइलैंड्स पे टारगेट है, नज़र है, इंडिया वहाँ ले गया अपने बेस उठा के। जब इंडिया ले गया था हैदराबाद दक्कन में बेस, तो शाहीन 2 बन गई थी उसको कवर करने के लिए। जब इंडिया ने कुछ भी नहीं भी किया था, यहाँ बैठा था हमारे फ्रंटियर बॉर्डर के पास, तो शाहीन 1 बनाई थी जिसकी रेंज उसको कवर करती थी। तो उनके जवाब में हम तैयार रहते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट रही, फिर उन्होंने जब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की तो हमारी नसर आ गई। और ये PSI जो है, जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव जो है, ये इसका क्या जवाब, इसका भी जवाब नसर है? देखिए जी, बात यह है कि जितने मर्जी इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके जो ब्रिलियंस है ना मैन पावर का, जो आपकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, आपके जो लोग काम कर रहे हैं आपके इदारों में, जो ये चीज़ें बना रहे हैं, उनके ब्रेन पावर के अगेंस्ट उनकी ब्रेन पावर अल्टीमेट वो चीज़ है। मुझे बताइए, तो बाबा तो काम कर रहा था, वो जब इंडिया बना भी नहीं था, और हम अब तो हमने तो उनके बच्चे हैं। वो पुरानी बातें हो गई, टाइम मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ, आपके जुमले सुनना चाहता हूँ कि देखिए जहाँ पे जहन बहुत ब्रिलियंट हो ना, देखिए आप रहते कहाँ हैं, लेट मी गिव यू लिटिल फिलॉसफी, अगर मुझे वक्त दें तो। देखिए आप रहते हैं, बेसिकली हमारी जो मैन पावर है ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पे
क्या हुआ, यहाँ पे अरब आए, यहाँ पे एरियंस आए, यहाँ पे ग्रीक्स आए, यहाँ पे टर्किश आए, सेंट्रल एशिया से मंगोल आए, हम जी मंगोल आए, मुगल आए, आप मुगल आए, सब वही ना सेंट्रल एशिया, सब लोग यहाँ आते गए, यहाँ पे शादियाँ की, रहते गए, सेटल हो गए। ये हमारे जो जीन्स है ना, हाँ, ये इम्प्रूव करता गया विद हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नहीं एक्सपीरियंस लेता गया, क्रॉस नहीं, ये जेनेटिक एक चीज़ मैं बात, अच्छा एक बात बता, जेनेटिक बात कर रहा हूँ। ये जीन्स आपका इम्प्रूव करता गया और आपकी जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो इतनी हाई लेवल पे है कि दुनिया के बहुत कम मुल्क से मैच कर सकते हैं। अरे यस, मेकिंग द नसर इज लाइक मेकिंग दिस रिस्ट वॉच पेपर थिन। इफ यू बिलीव मी, दिस इज द टेक्नोलॉजी। तो ये तभी तो वो हैरान थे सर। नहीं, अब मुझे बताइए कि दी तो बट हाउ फार अमेरिका हमें गेज करता है और फिर हमें हमारे से रिकनसाइल कर लेता है। अमेरिका देखें, पहले तो वो इग्नोरेंस में है, वो कुछ का कुछ कह जाता है ना, अपनी वॉर गेम्स खेलते हैं, ये अगर होगा तो इंडिया यूँ कर देगा, इनके साथ वो होगा तो वो हो जाएगा, वो तो वॉर गेम्स चलती हैं। जिस वक्त वो हमारी किसी चीज़ की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और उनको सैटेलाइट से वो पिक्चर जाती है वहाँ पे, तो उनकी वॉर गेम्स सारी धरी की धरी रह जाती हैं। उनको समझ आती है कि ये तो एक ब्रिलियंट नेशन है विच you just can't beat easily. It can. पर सर क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि आप क्लेम करें कि हम वी आर सो मच, हम अमूमी तौर पर ये कहते हैं कि भाई जैसा कि हमें कहा जाता है कि भाई अपने आप को जो है हम एक हम्बल पोर्ट्रे करें कि हम कोई नुकसान पहुँचाने वाली कौम नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात आके आप महसूस करते हैं कि ये नहीं ज़रूरत होती है कि हमें डरावा भी देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि डरावा देने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी शाइन की टेस्टिंग करते रहें, अंडर सी मिसाइल्स के लॉन्च करते रहें सबमरीन से, आप नसर की टेस्टिंग करते रहें, दुनिया आजकल सब कुछ देख लेती है। अच्छा, ये अबाबील का क्या किस्सा है? बगैर कुछ नहीं, अबाबील जो है हमारे 9 की फायर कर सकता है या 25 के फायर कर सकता है? वो जितने, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप नंबर ना करें, एटसेट्रा में आ जाएगा। एक फ्लाइट में इट कैन डिस्ट्रॉय सेवरल टारगेट्स ऑन ट्रेजेक्ट्री के दाएं बाएं ऑल अलॉन्ग द ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब आप एक ज़माने में क्या करते थे, मुझसे पूछा करते थे कि जी आप हाइड्रोजन बॉम्ब क्यों नहीं बनाते? हाइड्रोजन बॉम्ब क्या करेगा? एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक शहर पे गिराएगा, चले शहर का वो एक कला कमा कर देगा। तो अगर एक अरबा मिल जाएगी और वो 10 न्यूक्लियर वेपन्स हिट करेगी 10, 12, 15, 20 शहरों में, तो बस हाइड्रोजन बॉम्ब तो पीछे रह गया ना, बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ये तो एक बहुत मल्टीपल वॉरेड वेपन है, तो ये भी आप कमाल ना कि यहाँ पे बनाया और टेस्ट हुआ है। आप हाइड्रोजन बम प्लूटोनियम बम में क्या फ़र्क है? वही है प्लूटोनियम बम जो है ना, ये कॉम्पैक्ट है। प्लूटोनियम बम इज कॉम्पैक्ट थिंग। देखा ना आपने आज इतना सा लगा दिया ना, इतना सा छोटा कर दिया, इतना सा लगा दिया ना नसर में, हाँ इतना सा लगा दिया शाहीन में, शाहीन 1 में, इतना सा लगा दिया शाहीन 2 में, इतना सा लगा दिया शाहीन 3 में। आप एज यू, और फिर आपने गोले बना लिए। अब आप स्पेस के हिसाब से आपको जो, लेकिन हाइड्रोजन बम इज अ वेरी लार्ज थिंग। वो क्या कहाँ उठा के फिर, हाँ ठीक कह रहे हैं, कौन सा मिसाइल उसको डिलीवर करेगा? अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो या कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी हो, दिफा के हवाले से हम माशाल्लाह सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में हैं और इंडिया को बिफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। मोर देन सेटिस्फैक्शन एंड बिफिटिंग रिप्लाई हम दे सकते हैं। अब आप पार हैं बिल्कुल। और ये इंडिया ने अगर कभी गलती की तो फिर उसको सरप्राइज़ मिलेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपके हम बहुत मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया, आपके बहुत यानी ये याद रखेंगे कि भाई आप हमारे कहने से आपने दावत कबूल, हमारी हमने इस्तदा कबूल कर ली। कोविड में ये कर लिया, हमने कोविड में भी कर लिया इस खौफ के बावजूद कि भाई कहीं कुछ खुदा, लेकिन अल्लाह ताला पे हम भरोसा करते हैं तो ये ठीक होगा। नाज़रीन किराम, आपने जनाब मोहतरम डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब की जो आपने गुफ्तगू सुनी है, इसमें आपको बहुत इतने स्लो अंदाज में गुफ्तगू की, लेकिन ज़रा ठहर ठहर के आप इसको 1, 2, 3, 4 दफ़ा सुनेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और आप इसमें तवानाई फ़ील करेंगे, ईमानी क़ुव्वत बढ़ेगी, साथ साथ में आपको एतमाद आएगा कि आपकी कौम, आपका मुल्क किस मुकाम पे खड़ा है। इसके बाद लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।